So last time we discussed eigenvalues and eigenvectors, and today we'll discuss some of the important properties of eigenvalues and eigenvectors. तो eigenvalues और eigenvectors की कुछ important properties हैं, जिनमें से हम बहुत important वाली आज के lecture में discuss करेंगे. So this list is not fully complete. और भी सारी properties हैं जो इसमें शायद ना हो, but ये वो वाली है जो बहुत important है. So let's look at this first one. कि any square matrix and its transpose have the same eigenvalues. कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज सेम ही होगी. फॉर एग्जांपल जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने ये प्रॉब्लम किया हुआ था और इसी के बेस पे मैं सारा डिस्कशन करूंगा, इसी को मैं अपना बेस बना के ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा. तो ये लास्ट टाइम हमने एक मैट्रिक्स लिया था. अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या आई हुई थी? इसकी आइगन वैल्यूज 1 और and दूसरी आइगन 6. वैल्यूज 6. ये आइगन वैल्यूज इसकी आई हुई थी. तो इस प्रॉपर्टी में आपके पास यही आपको बताया जा रहा है कि अगर आप इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ले लें तो ट्रांसपोज की भी सेम आइगन वैल्यूज आएंगी. जिस तरह ये है, तो ये वाली आइगन वैल्यूज जो हैं ये ए मैट्रिक्स के लिए भी है और ये ए ट्रांसपोज के लिए A भी. trans ठीक है. Yes, sir. तो और ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए और A transpose have the same eigenvalues. Eigenvalues. ठीक है. तो ये बहुत एक क्लियर कट पॉइंट है और ये प्रॉपर्टीज अगर आप चाहें तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेस यू कि आप इसको प्रूफ कर ले. दिस द प्रूफ इज ऑप्शनल. अगर आप करना चाहते हैं फॉर योर ओन कन्वीनियंस देन यू मे गो फॉर द प्रूफ, अदरवाइज द प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन ये जस्ट आप इसको यूज जरूर करें कि एज अ शॉर्टकट कि आपको पता होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स के और उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज सेम होती है. देन जो दूसरी प्रॉपर्टी है, हाँ, जहां पर आपको कंफ्यूजन हो तो फिर आप प्लीज आप मुझे स्टॉप कर लिया करें. आई विल गो वेरी क्विक ओवर दीज प्रॉपर्टीज एंड आई विल गो विदाउट प्रूफ. सो Okay, sir. सेकंड, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस. अब आई होप कि आपको ट्रेस का पता होगा कि व्हाट इज द ट्रेस. yes sir. सपोज ये Yes, Sum sir. of diagonal Diagonal element. element. यस, सपोज ये Sum एक of मैट्रिक्स है. चले मैं इसी को ही यहाँ पर आपको, ये जो मैट्रिक्स ए है, अगर आप इसकी इन वाली एंट्रीज को ऐड कर ले, ये डायगोनल एंट्रीज जो हैं, तो इस मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स जो है इसका ट्रेस क्या होगा? 7. Seven. ए का जो ट्रेस होगा दिस विल बी 5 + 2 एंड 5 + 2 इज इक्वल टू 7. 7. और आइगन वैल्यूज को ऐड कर ले, उससे क्या आ रहा है? 7. उससे भी 7 आ रहा है. तो आइगन वैल्यूज को अगर आप ऐड करते हैं तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस. तो अगर इस चीज को मैं ऐसे लिख लूं कि सम ऑफ लैम्डास i इज इक्वल टू 1 to n, अगर n by n मैट्रिक्स है और आप उसके आइगन वैल्यूज को ऐड कर ले तो व्हाट विल यू गेट? ट्रेस ऑफ द Square matrix. मैट्रिक्स. तो आपको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपको ये एक चेक भी आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहां से आप देख लें, ये जो मैट्रिक्स है ये वाला, इसको मैं फिर से लिख लूं 5 -2 2 एंड -2. अब इस मैट्रिक्स के अंदर आपने इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड कर ली 1 और 6 और आप इसको एज अ चेक देखना चाहते हैं तो ये एक क्विक चेक हो सकता है कि आप इसका ट्रेस फाइंड करें. तो ट्रेस क्या होगा? 5 + 2 इनका सम, और आप आपने जो आइगन वैल्यूज फाइंड किए हुए हैं उनको भी उनको सम कर लें. तो इस प्रॉपर्टी को, ये द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस, ये आपके आइगन वैल्यूज की चेकिंग के लिए एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया रहेगा कि आपने आइगन वैल्यूज फाइंड कर ली तो एक बहुत अच्छा चेक ये होगा कि आप जरा इसका ट्रेस चेक कर ले मैट्रिक्स का और फिर उसके आइगन वैल्यूज को ऐड कर ले. तो अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो इट विल बी एन इंडिकेशन कि आपकी जो आइगन वैल्यूज आई हुई हैं वो करेक्ट है. ठीक है सर एक क्वेश्चन है. जी. जी सर यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमने लिया ये तो रियल हमने लिया है. अगर यहाँ पर यूनिटरी मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कम उसमें आयोटा वगैरह आ जाए तो उसका अगर डायगोनल और उसकी जो आइगन वैल्यू रियल होगी हाँ, और तो ये उसका जनरल थ्योरम है, ये थ्योरम जनरल है, ये सबके लिए ट्रू है. इट इज ट्रू. अगर आपके यस डायगोनल एंट्रीज ट्रेस के अंदर तो आप डायगोनल एंट्रीज ऐड करते हैं ना, ये डायगोनल है, मेन डायगोनल है.
तो अगर आपके पास कोई यूनिटरी टाइप मैट्रिक्स हो या जो भी आपका कम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो, तो उसके डायगोनल के ऊपर भी फिर कम्प्लेक्स नंबर्स होंगी, और मे बी कि उसके आइगन वैल्यूज के अंदर भी उस तरह की कम्प्लेक्स वैल्यूज हों. सो दिस थ्योरम इज ट्रू इन जनरल. ओके सर. ठीक है. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. अब आप जरा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें. ये जो हमने यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ये होगी. 5 इंटू नहीं 2 सर. 10 -4 माइनस 6 -4 माइनस चले मैं डायरेक्ट 4 लिख लेता हूँ -4. सो 10 इज माइनस इक्वल टू 4 6. 6. और आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर ले, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, इनका प्रोडक्ट क्या है? 6 उधर से भी 6 आ रहा है. सो दिस इज अनदर चेक. तो इसको भी आप मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट. तो प्रोडक्ट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, i इज इक्वल टू 1 टू n lambda I is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो अगर आप किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, और उस मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है वो एक्चुअली बराबर होगा उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के. ठीक है. तो ये एक बहुत यूजफुल, ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत यूजफुल है, और ये आपको आप इसको एज अ चेक यूज कर सकते हैं आइगन वैल्यूज के वैलिडिटी के लिए, कि आपने जो आंसर आए हुए हैं आपके आइगन वैल्यूज के, कि वो वैलिड है या करेक्ट है या नहीं है. सो दीज कैन बी यूज्ड एज अ चेक. तो यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्विच टू द नेक्स्ट पेज. है कोई कंफ्यूजन? नो नो सर. सर नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और उसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा n तक उसकी आइगन वैल्यूज हैं, और ये n बाई n मैट्रिक्स है, तो ये एक जनरल n बाई n मैट्रिक्स है और n तक इसकी आइगन वैल्यूज हैं. देन अगर आप अपना मैट्रिक्स चेंज कर लें, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने मैट्रिक्स को आप k टाइम्स a कर लें, लेट्स सपोज मेरा जो मैट्रिक्स है a ये है 5 2 -2 और -2, और अगर मैं नया मैट्रिक्स बनाना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं 3a मैट्रिक्स बनाना चाहूँ, तो 3a मैट्रिक्स क्या होगा? मैं इस मैट्रिक्स के हर एक एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई तो मेरा नया मैट्रिक्स क्या बनेगा? 15 15 माइनस 15 6 माइनस -6 -6, फिर -6 यहाँ पर -6 और फिर प्लस. तो ये माइनस मेरा 6 नया 6 जी ठीक है. तो ये मेरा नया मैट्रिक्स बन गया 3a. अब इसकी आइगन वैल्यूज अगर मुझे कहा जाए कि इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करो, तो मुझे तो ऑलरेडी इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता है, 1 और 6 इसकी आइगन वैल्यूज हैं. 6. अब इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए मुझे फिर से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास रूल ये है कि हर एक आइगन वैल्यूज को k से मल्टीप्लाई कर लें. यहाँ पर k क्या है? यस सर. 3 है. k इज इक्वल टू 3. तो मेरा जो पुरानी आइगन वैल्यूज है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो इसके लिए लैम्डा 1 क्या हो 3 जाएगा? 3, और लैम्डा 2 क्या हो जाएगा? 360. 18. सही है. तो अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसकी आइगन वैल्यूज ये होंगी, आइगन वैल्यूज भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगी. तो ये आसानी है आपके लिए. सही है बात? ओके सर. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस पॉइंट में? नो सर. इज वेरी. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि दीज आर थ्योरम्स ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, तो आप इनको प्रूव कर सकते हैं इफ यू वांट, but we will use them directly as a property, but they are theorems which can be proved. अब next जो है दूसरी प्रॉपर्टी, ये सब इसके अंदर 4 के अंदर सब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर ले लें, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स मेरा ये है 5 -2 -2 और 2, और मैं अगर ए स्क्वायर फाइंड कर लूं, तो ए स्क्वायर क्या होगा? इसी मैट्रिक्स को 2 दफा मल्टीप्लाई करना, एक ए. इससे नया मैट्रिक्स बनेगा, इधर से नया मैट्रिक्स बनेगा. जब मैं ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 5 -2 -2 2, 5 -2 -2 और 2, जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नया मैट्रिक्स यहां पर बनेगा. अब उस नए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी? इसकी आइगन वैल्यूज अगर मुझे पता है
कि वो ये है, तो नए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज के लिए मैं उसी पावर को हर एक आइगन वैल्यू के ऊपर लगा लूंगा। तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, जो ये जो नया मैट्रिक्स है? 1 शाबाश। उसकी 36 वन 136 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी? 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लिकेशन से, अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लूँ, तो मुझे फिर से इस नए मैट्रिक्स की ये जो यहाँ पर बनेगा नया वाला, इसकी मुझे आइगन वैल्यू फिर से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ जो मुझे ऑलरेडी ए पता है उसकी आइगन वैल्यूज का मैं इंडिविजुअली स्क्वायर कर लूंगा। अगर मुझे यहाँ पर क्यूब करना पड़े तो फिर मैं आइगन वैल्यूज को क्यूब करूंगा। और इन जनरल अगर मुझे ए के ऊपर एम पावर लेना हो तो फिर मैं हर एक आइगन वैल्यूज के ऊपर एम पावर लूंगा, तो मुझे नए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज मिलेंगी। तो ये शॉर्टकट जो है ये बहुत हेल्प करती है आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करने में। अगर आप अपने मैट्रिक्स को चेंज कर ले, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर ले, या अपने मैट्रिक्स का कोई पावर ले ले, तो आपको अगर ऑलरेडी आइगन वैल्यूज पता है ए मैट्रिक्स के लिए, तो जिसके बाद ऑपरेशन आपने किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन विद के या पावर एम लिया है, तो उसकी आइगन वैल्यूज आसानी से आप इन प्रॉपर्टीज को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर सब प्रॉपर्टी एक और है। अगर आपको ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज आसान है। अगर अगर मैं ए इनवर्स फाइंड कर लूँ, जो कि 2/2 के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इनवर्स फाइंड करने का, कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उस प्रोसीजर से अगर आप ए इनवर्स फाइंड कर लें तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज ये होगी। पहली आइगन वैल्यू ये होगी 1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1 बाई लैम्डा 1 है ना। सपोज अगर इसकी आइगन वैल्यूज को मैं 1 बार कहूँ तो 1 बार विल बी इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। और अगर दूसरी आइगन वैल्यूज को, ये जो दूसरी आइगन वैल्यू है इस ए इनवर्स की, अगर इसको मैं लैम्डा 2 बार कहूँ तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा 2, और लैम्डा 2 क्या है? 1 over 6। तो ये आपके पास बहुत यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को शॉर्टकट में फाइंड करने के लिए। ठीक है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर अगर ये सारे प्रॉपर्टी हम देखिए, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि डायगोनल एलिमेंट को जमा कर हमें आइगन वैल्यू भी जमा करके हम ये आइगन वैल्यू देखिए, तो इससे हर एक आइगन वैल्यू कैलकुलेशन के बगैर क्या निकाल सकते हैं? नहीं, आइगन वैल्यू कैलकुलेशन का तो अपना तरीका है ना, वो तो करना पड़ेगा। अब देखें, सपोज अगर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रेस 7 है, तो 7 तो आपको यहाँ से भी मिल सकता है, 7 तो आपको यहाँ से भी मिल सकता है। अच्छा, समझ रहे हैं या नहीं? ओके ओके, क्लियर हो गया सर। तो ये आप आइगन वैल्यूज अलग से फाइंड करते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको हेल्प नहीं करती आइगन वैल्यूज फाइंड करने में, बल्कि अगर आपको ए मैट्रिक्स का पता है तो अगर वो ए मैट्रिक्स चेंज हो जाए, उसका इन्वर्स ले ले, उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर ले, या उसका कोई अब पावर ले ले, तो फिर उसके बाद उन्हीं आइगन वैल्यूज के अंदर चेंजेस कर सकते हैं आप। ठीक है। यस सर, सो यूज कर सकते दैट वाज हैं। अ गुड पॉइंट। ठीक है, वो आप नहीं कर सकते, आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करना पड़ती है। हाँ, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। अगर आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या हर्मिशियन है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? रियल होंगी। एंड दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के जो मैट्रिसेस हैं वो या तो हर्मिशियन, बल्कि हर्मिशियन ही होते हैं, सिमेट्रिक होते सिमेट्रिक ही है, लेकिन सिमेट्रिक का जो कॉम्प्लेक्स जनरलाइजेशन है वो हर्मिशियन है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो मैट्रिसेस हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्जर्वेबल्स या फिजिकल क्वांटिटीज के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिसेस होती है वो क्या होती है? Hermitian. वो हर्मिशियन। और हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है? रियल। या सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है? रियल। तो अपना मैट्रिक्स हमारा देख ले, हमारा मैट्रिक्स क्या है? 5 -2 -2 और 2। इसका जरा ट्रांसपोज फाइंड कर ले। दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज भी वही आ रहा है। दिस इंप्लाइज दे ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और इसकी आइगन वैल्यूज को देख ले, 1 और लैम्डा 2 इज इक्वल टू 6। ये दोनों आइगन वैल्यूज क्या है? रियल आइगन वैल्यूज हैं। तो जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, और ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिक का डेफिनेशन है, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी आइगन वैल्यू गारंटीड है कि वो रियल आएंगी। सिमिलरली अगर मैट्रिक्स हर्मिशियन है, h डैगर इज इक्वल टू h,
तो इस मैट्रिक्स के लिए भी गारंटीड है कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इसकी रियल Yes, आइगन होगी। वैल्यूज आएंगी। तो जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या हर्मेशन होगा, उसकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल आएंगी। तो ये भी एक थ्योरम है और इसका प्रूफ आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कर लोगे। ठीक है, मे बी इन दिस कोर्स Yes, sir. if I take an extra lecture so I can do these proofs, Yes. especially ये 5th और ये 6th, ये मैं प्रूफ कर लूंगा। 6th वाला खैर ये नहीं, वो दूसरा है, वो हर्मेशन से रिलेटेड एक दूसरी प्रॉपर्टी है, सो आई विल डू दैट नेक्स्ट। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली 6th प्रॉपर्टी जो है। फॉर एन upper triangular matrix, lower triangular matrix are diagonal matrix. The eigenvalues are the main diagonal entries. So this is also important. अगर आपके पास एक diagonal matrix है, let's suppose एक matrix है ये वाला, तो ये एक diagonal matrix है, और अगर आपको कहा जाए कि इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड कर लें, तो आपको इसकी आइगन वैल्यूज के लिए ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। इसकी आइगन वैल्यूज ये वाली हैं, इस डायगोनल के डायगोनल एंट्रीज आर एक्चुअली द आइगन वैल्यूज। सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5 6, ये लैम्डा 2 है, और लैम्डा 3 इज इक्वल टू 7। तो जो डायगोनल एंट्रीज होंगी, डायगोनल एंट्रीज आपकी आइगन वैल्यूज होंगी 5 6 और 7। सिमिलरली कोई दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स ले ले किसी भी ऑर्डर का, तो डायगोनल मैट्रिक्स की के लिए आइगन वैल्यूज क्या होंगी, उसके डायगोनल एंट्रीज। यही रूल आपके लिए अपर और लोअर ट्रायंगुलर के लिए भी है। सपोज आपके पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेट्स से एम एक मैट्रिक्स है और वो इस तरह का मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 3 0 0 2 0 और 1, और फिर यहाँ पर 7 8 5। नाउ लुक एट दिस मैट्रिक्स, दिस इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के Yes. इस डायगोनल के ऊपर ये वाली एंट्री सारी जीरो है। जीरो है। सिमिलरली एक दूसरा दूसरा आप मैट्रिक्स ले ले, कोई दूसरा ले ले, लेट्स सपोज मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूँ एम इस शेप में, लेट्स से दिस इज 1 2 और लेट्स से 8, और इसमें ये वाली एंट्री जीरो है और बाकी ये नॉन जीरो है ये। तो इसको भी नोट कर ले, ये दोनों आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं कि जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के नीचे या मेन डायगोनल के ऊपर एंट्रीज जीरो है। तो इसमें से एक को अपर ट्रायंगुलर कहा जाता है और दूसरे को लोअर ट्रायंगुलर कहा जाता है। अब इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी इस वाली की, डायगोनल 3 2 और 3 2 1, और इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी 1 2 और 1 to 8 1 2 और 8। तो अगर आपके पास मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है या डायगोनल है, और उसकी आइगन वैल्यूज अगर आपको फाइंड करनी है, तो वो आइगन वैल्यूज फाइंड करने का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ना करे, ये रूल अप्लाई करे सिंपल। और रूल क्या है, जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं वही आपकी आइगन वैल्यूज हैं बस, और ये इन तीनों के लिए हैं, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल। तो ये डायगोनल का एग्जांपल है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। सो ये बहुत आसानी आपके प्रॉब्लम के अंदर आ जाती है। जी जी सर पहले फिर जो मेन प्रोसीजर है फिर उसको कोई जरूरत भी नहीं रही जो मैं किया था। नहीं, उसको फिर आपको करने की क्या जरूरत है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी ये थ्योरम यूज करें ना। ओके इन तीन मैट्रिसेस के लिए अगर अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है और डायगोनल है, उसके लिए आइगन वैल्यूज फाइंड करने का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट ये रूल लगा के इनकी आइगन वैल्यूज फाइंड करें। ये सिर्फ इन तीनों में ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर अपर हाँ ट्रायंगुलर हाँ, मैट्रिक्स सिर्फ या इन तीनों के कोई और के लिए भी? लिए, ना सिर्फ इनके लिए, सिर्फ इनके लिए। आप इसको ठीक है देख के कोई सा जनरल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लें और ये चीज आप प्रूफ कर लें, A11 A22 A33, और बाकी सपोज ये तरफ बिल्कुल जीरो है और यहाँ पर कुछ एंट्रीज हैं, इस जनरल मैट्रिक्स के लिए आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं कि ये सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है और ये डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, बाकी के लिए ये रूल नहीं है। बाकी के लिए आपको आइगन वैल्यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर से फाइंड करना पड़ेगी। तो कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर और या क्लियर है? नो सर।
So if you have no confusion, then I can go ahead. हाँ, यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स कि आइगन वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें से पहली प्रॉपर्टी ये वाली, आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक, कि किसी मैट्रिक्स की जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो यूनिक नहीं होते। तो अगेन मैं यही एग्जांपल लूंगा जो हमारा ये वाला मैट्रिक्स था 5 -2 -2 और 2, जो पिछले लेक्चर में हमने इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड किए थे। तो आइगन वैल्यूज इसके ये आई थी 1 एंड 6, और आइगन वेक्टर्स क्या आए थे? पहला आइगन वेक्टर ये था 2 1 1 2, और दूसरा आइगन वेक्टर ये था -2 1 -2 और 1। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि आइगन वेक्टर्स आर नॉट यूनिक? इसका मतलब ये है कि आपका जो आइगन वेक्टर है, सपोज ये पहला आइगन वेक्टर है, अगर ये आपका आइगन वेक्टर है 1 2, तो ये भी एक आइगन वेक्टर हो सकता है 2 4, इसका मल्टीपल या इसका कोई भी स्केलर मल्टीपल आप ले लें। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि जनरली आपका जो आइगन वेक्टर होगा वो इस तरह भी हो सकता है, आइगन वेक्टर इस तरह भी हो सकता है कि आप इसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये भी एक आइगन वेक्टर हो सकता है। और यहाँ पर सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सिमिलरली यहाँ पर भी। तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि आपका जो आइगन वेक्टर है वो यूनिक नहीं होता। और इसका मतलब यह है कि अगर आपको कहा जाए कि आप आइगन वेक्टर्स फाइंड करें, तो मे बी एक स्टूडेंट के पास ये आंसर आ जाए आइगन वेक्टर्स के लिए, और दूसरे के पास कोई दूसरा आंसर आ जाए वो इसके मल्टीपल में हो, तीसरे के पास कोई तीसरा आंसर आ जाए। तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि आइगन वेक्टर्स आर नॉट यूनिक, ये डिफरेंट हो सकते हैं हर एक के पास। बल्कि अगर क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं तो ये पॉसिबल है कि 50 के पास आइगन वेक्टर्स का आंसर डिफरेंट हो, आइगन वैल्यूज वही होंगी, आइगन वेक्टर्स के आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी मीन कि द आइगन क्वेश्चन वेक्टर्स। है हाँ सर, यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट का जिक्र किया कि कांस्टेंट मल्टीपल होंगे सर, इसका मतलब ये हुआ कि आइगन वेक्टर तमाम जो जितने भी आइगन वेक्टर है ये ऑरिजिन से पास हो, जीरो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर? जी, जीरो हर एक मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर होता है, यस सर। ठीक है। क्योंकि हमने मींस कहा था ना एवरी कि आइगन, ये जो आइगन वेक्टर्स हैं दे फॉर्म इटसेल्फ, ये एक स्पेस बनाते हैं, और ये स्पेस तब पॉसिबल होगा कि उस स्पेस के अंदर 0 0 वेक्टर इंक्लूडेड हो। यस सर। तो 0 हर एक का आइगन वेक्टर होता है, हर एक मैट्रिक्स का। ओके सर। नेक्स्ट, द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। हाँ, ये प्रॉपर्टी कौन कौन फॉलो कर रहा है विदाउट एक्सप्लेनेशन? अगर मैं इसको एक्सप्लेन ना करूं, सो what information are you getting from this line? The eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues form a linearly independent set. मतलब एक लाइन के ऊपर वो नहीं एक रहेगा दूसरे इसके। के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या वो एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे? वो एक लाइन के ऊपर लाइन नहीं करेंगे, लेकिन ये कब लाइन नहीं करेंगे? आप यही कह रहे हैं जब डिस्टिंक्ट ना आइगन लीनियरली वैल्यूज। कि इंडिपेंडेंट। आइगन वेक्टर्स जो हैं, आइगन वेक्टर्स विल बी linearly independent if what? If eigenvalues are distinct या mean different डिफरेंट। या not same या non degenerate, in the language of quantum mechanics, non degenerate। तो आप देख ले यहाँ पर इस मिसाल पे आ जाएं, इस जो पिछला हमारा प्रॉब्लम रहा है, इसके आइगन वैल्यूज को देख लें 1 और 6। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 6, मीन कि ये आइगन वैल्यूज क्या हैं? डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है। अब इसकी करिस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आपके पास आएंगी, ये वाली, ये आपस में क्या होंगी? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी।
ये इस पॉइंट का मतलब है कि अगर आपके पास आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है तो फिर आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर आपके पास सेम आइगन वैल्यू है, सेम आइगन वैल्यू मीन कि अगर लैम्डा 1 इज 1 और लैम्डा 2 इज आल्सो 1, फिर लीनियर डिपेंडेंट होंगे। फिर आपके पास जरूरी नहीं है कि लाजमी नहीं है कि आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाए। समझ रहे हैं? तो ये यस नेक्स्ट सर। प्रॉपर्टी भी यस इसी के ऊपर बेस करती है, वो ये है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी का एक्सटेंशन है। इफ टू और मोर आइगन वैल्यूज आर इक्वल, अगर दो या दो से ज्यादा आइगन वैल्यूज सेम हो या इक्वल हो, देन आइगन वेक्टर्स करेस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यूज may or may not be linearly independent, may or may not be linearly independent। अब यहां पर may और may not है, इसका एग्जांपल क्या होगा? सपोज मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूं, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी? दिस इज अ डायगोनल 1 मैट्रिक्स, 1 1 तीन 1 आइगन 1 1 वैल्यूज हैं, 1 1 और 1, और ये क्या है? सेम है। समझ रहे हैं या नहीं? आइगन वैल्यूज यस सर। सेम सेम है। है। और इसके आइगन वेक्टर्स देख ले, इसके आइगन वेक्टर्स सिंपल है, 1 0 0, दूसरा आइगन वेक्टर होगा 0 1 0, 1 0 तीसरा आइगन वेक्टर 0 0 1। 0 1। अब आप इन आइगन वेक्टर्स को देख ले, ये आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर हम मे और मे नॉट का वर्ड यूज करते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं, जिस तरह ये वाला जो केस है, इस केस में आपके पास आइगन वैल्यूज क्या हैं? सेम है, सेम है। लेकिन फिर भी आपके पास आइगन वेक्टर्स क्या हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और स्पेशली ये वाली जो है, दिस इज यूज्ड अ लॉट इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो उसके आइगन वेक्टर्स क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो दे कैन बी यूज्ड एज अ बेसिस। समझ रहे हैं या नहीं? यस सर। इस प्रॉपर्टी में कोई कंफ्यूजन है इस वाले में? नो सर। सो लास्ट प्रॉपर्टी इज the eigenvectors of Hermitian matrices are unitary matrices corresponding to distinct eigenvalues are orthogonal। अगर आपकी आइगन वैल्यूज जो हैं वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है, देन आइगन वेक्टर्स क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल होंगे। तो देख लें, हमारा जो मैट्रिक्स था 5 -2 -2 2, इसकी आइगन वैल्यूज क्या थी? 1 1 6। 6। तो ये डिस्टिंक्ट है या नहीं है? यस सर। डिस्टिंक्ट है, फिर डिफरेंट है? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट है या डिफरेंट है? सेम नहीं है दोनों वैल्यूज। और आइगन वेक्टर्स क्या है करेस्पॉन्डिंग? 1 1 2 और -2 1। -2 1। अब ये हमारे पास आइगन वेक्टर है, तो इन आइगन वेक्टर्स को क्या होना चाहिए? ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ऑर्थोगोनल। क्यों ऑर्थोगोनल होना चाहिए? क्योंकि आइगन वैल्यूज क्या है? डिफरेंट। डिस्टिंक्ट नहीं। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं। लेकिन कौन कौन से मैट्रिसेस के लिए? हर्मिशियन और यूनिटरी। यूनिटरी। अब हमारा ये मैट्रिक्स चेक कर ले कि ये हर्मेशन है या नहीं है। इसका डेगर ले ले। यस सर है। दिस इज हर्मेशन। ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है। रियल सिमेट्रिक इज इक्वल टू हर्मेशियन। अगर आपका मैट्रिक्स की एंट्रीज रियल है, तो अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लें, तो फिर आप उसको उसके बाद कंजुगेशन अगर आप लेते भी हैं, तो ऑलरेडी आपके पास एंट्रीज रियल हैं, तो कंजुगेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है? हर्मिशियन। हर्मेशन, या हर्मिशियन भी आप यूनिट। इसको सिमेट्रिक कह लें। यूनिटरी नहीं है ये, सिमेट्रिक। हर्मेशन या सिमेट्रिक। अब
अगर ये मैट्रिक्स हर्मेशन है तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होनी चाहिए? ऑर्थोगोनल। और ऑर्थोगोनल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आइगन वैल्यूज हमारे पास डिस्टिंक्ट है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये आइगन वैल्यूज ऑर्थोगोनल, आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है? इनर ऑर्थोगोनलिटी कैसे? प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इनर इनर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो अगर मैं x1 का x2 के साथ इनर प्रोडक्ट ले लूं तो इस इनर प्रोडक्ट का आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो x1 यहाँ पर क्या है? दिस इज किट, इसका ब्रा कर ले तो यहाँ पर ये रो में इस तरह चेंज हो हो जाएगा, ये रो में चला जाएगा और दूसरे को किट ही रहने दे। तो ये हो जाएगा, ये रो में चला जाएगा और दूसरा जो है वो कॉलम ही रहेगा। अब इन दोनों रो और कॉलम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 1, + 2 आएगा, 2 - 2 0 आएगा, इज इक्वल टू 0 0। दिस मीन्स कि आइगन वेक्टर्स क्या है? ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है। ठीक है। तो अगर आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स हो, अगर या आपके पास हर्मेशन मैट्रिक्स हो और अगर उसकी आइगन वैल्यूज क्या हो? डिफरेंट हो या डिस्टिंक्ट हो, तब जाके आपको आइगन वेक्टर्स क्या मिलते हैं? ऑर्थोगोनल। और ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स को हम एज अ बेसिस यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं या नहीं? क्योंकि ऑर्थोगोनल बेसिस बहुत, हाँ सर वहाँ पर तो हम तो नॉर्मल फिर करते हैं। तो ठीक है ना। ऑर्थोगोनल आ गए हैं तो नॉर्मलाइजेशन करना आसान है। इनको आप नॉर्मलाइज कर लें। ये इसका नॉर्मलाइजेशन क्या होगा? 1/√3 सर 1 2। सिमिलरली दूसरे के लिए भी 1/√3 1 2। तो ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन करना आसान है लेकिन ऑर्थोगोनल बनाना मुश्किल है जब आपके वेक्टर यस स्पेशली बढ़ जाते हैं। आपने ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस देखा हुआ है, जो मैंने आपको असाइनमेंट में 2 एक प्रॉब्लम दिए हुए थे। आपने नॉन ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स को नॉन ऑर्थोगोनल वेक्टर को ऑर्थोगोनल बनाया था बाय यूजिंग द ग्राम श्मिट प्रोसेस। एंड यू नो के कितना टीडियस हो जाता है ये प्रोसेस जब वेक्टर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास मैट्रिक्स हर्मेशन है तो उसके आइगन वेक्टर्स क्या करते हैं? वो आपको ऑर्थोगोनल सेट देते हैं। और अगर डिस्टिंक्ट है तो वो ऑर्थोगोनल सेट आप नॉर्मलाइज करके उसको एज अ बेसिस यूज कर सकते हैं। तो इन बेसिस को फिर आइगन बेसिस कहा जाता है। अगर आप आइगन वेक्टर्स को एज अ बेसिस यूज करें, लेकिन इन इन दो को देख ले जरा। ये दो वेक्टर जो हैं, ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए हमने ये वेक्टर निकाले हैं। और 2x2 मैट्रिक्स आपके 2D स्पेस के लिए बेसिस बन सकते हैं। जो 2D वेक्टर स्पेस होता है उसके बेसिस आराम से ये बन सकते हैं। और दीज आर वेरी गुड बिल्कुल बेसिस सर। फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। जब आपके पास कोई हर्मेशन मैट्रिक्स हो और उस हर्मेशन मैट्रिक्स के लिए आप उसके आइगन वेक्टर्स फाइंड कर ले करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो वो अगर आपके पास आ जाती है, आइगन वेक्टर्स आपके पास आ जाते हैं, तो वो ऑलरेडी आपके पास क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के सारे मैट्रिसेस ऑब्जर्वेबल के करस्पॉन्डिंग जितने भी मैट्रिसेस होंगे वो ऑर्थोगोनल, वो हर्मेशन मैट्रिसेस होंगे। और अगर उन हर्मेशन मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रम नॉन डीजेनरेट है, नॉन डीजेनरेट या डिस्टिंक्ट एक ही बात है। अगर उनकी आइगन वैल्यूज डिफरेंट है तो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आपको क्या मिलते हैं? ऑर्थोगोनल। और इन ऑर्थोगोनल को एज अ बेसिस यूज करना, दैट्स वेरी हेल्पफुल इन क्वांटम मैकेनिक्स। सो ये आज का डिस्कशन था, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज थी। So if you have any question, please ask, and if you do not have any question, then I'll quit this session. जी, इजी था। so if you do not have any question, then I'll stop this session.